हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ बच्चों, एक बार फिर आपके प्यारे शर्मा जी आपके सामने हैं एक और सीरीज और एक और उसका लेक्चर। जी हाँ, आज एक और सीरीज का मैं सेकंड लेक्चर लेने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, पहला लेक्चर आप सभी ने वेक्टर्स का देख लिया है। आज हम यहां जो बात करेंगे वो 3D की बात करेंगे, लेकिन सीरीज क्या है? चक्रव्यूह। क्या होता है चक्रव्यूह? जी हाँ, देसी भाषा में कहें जाल। कौन सा जाल? आपका शिकार करने के लिए जो बनाया गया है। जी हाँ, चक्रव्यूह ये एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हाँ आपकी उम्र का हो, चाहे मेरी उम्र का हो, चाहे मुझसे बड़ा हो, चाहे आपसे छोटा हो, सभी इस नाम से चिर परिचित हैं हिंदुस्तान के अंदर। महाभारत में अभिमन्यु, यदि आप जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था, तो निश्चित रूप से आप चक्रव्यूह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, महाभारत काल में युद्ध में एक योजना बनाई जाती थी जिसमें घेराबंदी की जाती थी, इस तरह से कि शत्रु उसमें जबरदस्ती बुलाया जाता था, ललचाया जाता था बुलाने के लिए, और वो उस लालच में अंदर आता था और उसके बाद जो है ऐसा जाल बिछा दिया जाता था, ऐसा सब कुछ कर दिया जाता था कि वो अंदर तो घुस जाता था एक लालच में, लेकिन उसके बाद खत्म। पूरी महाभारत में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए इस चक्रव्यूह के अंदर भी जाना जानते थे और इससे बाहर भी निकलना चाहते थे, लेकिन उनके पुत्र अभिमन्यु उसके अंदर जाना तो सीख गए थे, बाहर आना नहीं सीखे थे। एक बार जब द्रोणाचार्य सेनापति थे, तब कौरवों के सेनापति, ऑब्वियस सी बात है, तब एक जाल बिछाया गया, यही चक्रव्यूह बिछाया गया अर्जुन के लिए, लेकिन अर्जुन तो उसमें नहीं गए, अर्जुन को तो दूर कर दिया था श्री कृष्ण ने। लेकिन उस वक्त किसी को जाना था उसके अंदर, तो अभिमन्यु जो है उन्होंने बीड़ा उठाया, कफन बांधा कि नहीं हम जाते हैं। वो जाना बहुत अच्छे से जान, वो चक्रव्यूह को भेजते हुए अंदर चले गए, लेकिन उन्हें वहां बाहर निकलना नहीं आता। वही आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही युद्ध के अधार्मिक तरीके से अभिमन्यु का वध किया गया। उसे वध भी कहना ठीक नहीं होगा, कत्ल किया गया, हत्या की गई। जी हां, ऐसा ही चक्रव्यूह यहां क्यों आया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप जिस एग्जाम को देने जाने वाले हैं, जी हां IIT JEE एडवांस, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर जो पेपर फ्रेम करता है वो गुरु द्रोण है, और आप जो हैं वहां या तो कौरवों के दूसरे लोग सैनिक हैं या भाई हैं, पांडवों के सॉरी, और या फिर आप अभिमन्यु हैं। और जो इसमें अर्जुन बन गया वो जीत गया। जी हां, वो सेलेक्ट हो गया अच्छी रैंक के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चे जब JEE एडवांस के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो एक जाल बिछाया जाता है, आओ आओ मेरे लाल, तुम्हें यहीं धर लेंगे। जी हां, ऐसे ललचाने वाला जाल होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर इतनी बारीकी से एक बढ़िया जाल बुना जाता है कि उसमें फंस जाते हैं। अब उसमें दो तरह की समझदारी है कि या तो ऐसे क्वेश्चन को देख कर निकल लो, लेकिन भाई कितने क्वेश्चन को देख के निकलोगे? चलो कुछ देख के निकल गए तो सेलेक्ट हो जाएंगे, रैंक नहीं आएगी। रैंक यदि आएगी चाहिए तो भाई इस चक्रव्यूह में घुसना भी आना चाहिए, बाहर भी निकलना आना चाहिए, अर्जुन बनना है। तो आप सभी को PW ने अर्जुन बनाने का एक प्रयास शुरू किया है, ऐसे ही चक्रव्यूह वाले क्वेश्चन लाकर कि एक बार हम सीखते हैं। अपने अपने एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे आपको कि ऐसे चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाते हैं और कैसे उसको तोड़ के बाहर भी आते हैं। कत्ल होने से बचना है। जी हां, अंदर भी जाना है, लेकिन अभिमन्यु नहीं, अर्जुन बन के। जी हां बच्चे, तो आप सभी अर्जुन के लिए ऐसा चक्रव्यूह, यानी हम एडवांस के वो क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए जिसमें घुमाकर आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई है, आपका शिकार करने की कोशिश की गई है। आज उसी में हम जो लेके आए हैं वो 3D है मैथ्स में।
जी हाँ, पिछले कुछ सालों के ऐसे क्वेश्चन जहां बहुत बढ़िया सब कुछ देखने को मिलता है। वैसे तो हम लोग सभी टीचर्स कहते हैं कि वेक्टर थ्री जो है आसान है और हाँ का पिछले कुछ सालों से तो बहुत हाईली वेटेड है, तो इसे करना चाहिए। नॉर्मली थ्री में बहुत गंदे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी एडवांस तो एडवांस है। जी हाँ, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे यहां भी वो चक्रव्यूह वाले क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने। आज 5 क्वेश्चन होंगे थ्री के। जी हाँ, और हमने बहुत बतिया लिया है, चक्रव्यूह क्या है वो सब कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने हाजिर है। क्या है ये क्वेश्चन? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं जिनकी शक्ल जो है बड़ी अजीब सी बना दी जाती है, अजीब सा दिया जाता है। सब कुछ सीधा साधा होता है लेकिन बड़ा अजीब तरीके से दिया जाता है। जैसे ऊपर वाले ने दिया था शर्मा जी को, शक्ल बड़ी अजीब बना दी, देखने ही पसंद नहीं करते लोग, कहते हैं आगे निकल लो भाई, आ गया। लेकिन यदि आप शर्मा जी से मिलेंगे तो बड़े सादगी, बड़े सरल और बहुत ही सहज हैं। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन के कलेक्शन में से एक क्वेश्चन आपके सामने जिसकी शक्ल शर्मा जी वाली है, लेकिन दिल और मन, अंदर का जो अंतरात्मा है वो भी शर्मा जी वाली बिल्कुल सॉफ्ट नरम है। जी हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी शक्ल अजीब है, लेकिन क्वेश्चन को जब हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ झेलते हुए आगे चलेंगे तो देखेंगे बहुत ही आसान है। 2024, जी हाँ, पहला क्वेश्चन 2024 में जो 2-3 क्वेश्चन थ्री के अंदर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो मुझे लगा कि यार ये वाकई बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं चक्रव्यूह वाले नाम से मैच करता है कि शक्ल से या इससे बना के ललचाया गया है या भगाया गया है और फिर फंसाने का कोशिश किया गया है। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो आखिर क्वेश्चन क्या रहा है उस पर हम फोकस कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं आराम से। जी हाँ, शक्ल चाहे शर्मा जी की हो यार, कोई बात नहीं, हम इनसे भी निपट लेंगे। लेट आर क्यूब डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस। आप सबको पता ही है, जेई का अपना कन्वेंशन है, वो आर क्यूब को हाँ ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, टेक 2 पॉइंट्स P इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड Q। देखो एक पॉइंट P दिया है मेरे बच्चे और एक Q पॉइंट दिया है 4 2 7, 2 पॉइंट दिए। मुझे नहीं पता कि क्या पूछने वाला है। जब भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना भाई, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, बहुत आराम से। मामला चक्रव्यूह को भेदने का है, ठीक है ना। फिर लेट दी डिस्टेंस एक्स वाई, ये डिस्टेंस के लिए बात कर रहा है। डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, कि कभी ऐसा लिख दे तो भैया इसका मतलब समझ जाइयो एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस की बात की जा रही है। फिर कहता है लेट एस, अब एस क्या दिया है? ओ बड़ा डरावना सा एक्सप्रेशन है। क्या लगता है तो क्या होगा? डेफिनेटली आप सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, अर्जुन हैं आप, तो बच्चे आप सब जानते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। ये सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। यस, वो कहता है सेट एस के अंदर हर वो एक्स पॉइंट, एक्स क्या है? एक्स पॉइंट है मेरे बच्चे, उसने बताया हुआ, देखो आप, ये पॉइंट है। तो एक्स क्या है? पॉइंट है। तो हर एक्स वो पॉइंट है स्पेस का जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हर उस पॉइंट का जब हम कलेक्शन बनाएंगे, जो सेट बनेगा वो सेट एस होगा। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन कह रहा है कि भैया एक्स की पी से डिस्टेंस निकालो, पी हमको दे रखा है, और उसका स्क्वायर ले, और एक्स का क्यू से डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर ले। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 होना चाहिए। ओके, ठीक है। इसी तरह से उसने एक और सेट टी दे दिया भाई मेरे। अब इस टी में क्या कलाकारी करी कि यहां पे हर वो पॉइंट वाई है स्पेस का जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये रिलेशन क्या कह रहा है कि y का q से डिस्टेंस का स्क्वायर और y का p से डिस्टेंस से स्क्वायर का जो माइनस है, डिफरेंस है, वो फिर 50 होगा। ओके, यानी इन दोनों में यार सब कुछ सेम ही तो दिख रहा है ना? सब कुछ सेम नहीं। कैसे सेम नहीं है? यहां पहले p से डिस्टेंस निकालनी है, फिर q से निकालनी है, फिर दोनों के स्क्वायर का के बीच में माइनस लगाना है। यहां उसको उसने रिवर्स कर दिया, पहले q से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस फिर p से डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आएगा। और फिर उसने कुछ क्वेश्चन दे दिए। अब चाहे तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जी हां, पढ़ने चाहिए एग्जाम में, पहले सारे ऑप्शन एक बार निगाह भर के देख लेने चाहिए। वो कहते हैं देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर इन फ्रॉम सेट S
यानी सेट एस में ऐसे 3 पॉइंट पॉसिबल हैं जिनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 1 है, यानी सेट एस की बात कर रहा है, वो हमें निकालना पड़ेगा। फिर देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। ओके, यानी कुल मिला के बात भाई सब सेट पर आके रुक गई है। सेट हमें निकालने पड़ेंगे तब जाकर हम कहीं इन क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो ठीक है, सेट निकाल लेते हैं। अब सेट के लिए भी उसने पहले क्या दे दिया बच्चे, सेट के लिए भी आप देखो दोनों सेट एक ही झटके में निकल के आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, एक पॉइंट लेना है स्पेस में, उसे हम x पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसे y पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसे क्या लेंगे xy जगह। पहले वाले सेट में x बोलेंगे इसको, दूसरे वाले सेट के लिए इसको y बोलेंगे। ठीक, अब इस पॉइंट की जो है वो डिस्टेंस निकालनी है किसके साथ, p के साथ, उसका स्क्वायर लेना है। q के साथ डिस्टेंस, उसका स्क्वायर लेना है। तो निकाल लेते हैं जी, हम निकालते हैं बच्चे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y, z फ्रॉम पॉइंट P, और फिर कर देंगे इसका स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है तो वो स्क्वायर रूट नहीं लिखना है बिकॉज ऑफ स्क्वायर दिया। अब x, y, z की P से डिस्टेंस लिखते हैं मेरे बच्चे, तो क्या आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, और ऐसे ही z माइनस 3 का स्क्वायर। लीजिए जी, ये P से डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही Q से डिस्टेंस का स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ यहां x, y, z वही पॉइंट, जनरल पॉइंट, और उसका Q से डिस्टेंस और इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या बनेगा भाई, Q पॉइंट हमारा 4 2 7 है, 4 2 7। तो हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें सेट S और T दोनों के लिए इनका डिफरेंस लेना है। एक बार इसमें से माइनस करना है, एक बार इसमें से माइनस करना है। शुरू हो जाते हैं। लीजिए बच्चे, हम सबसे पहले लिखते हैं सेट S। जी हाँ, S के लिए काम करते हैं। S में हमें P वाली डिस्टेंस में से Q वाली डिस्टेंस माइनस करनी है, यानी इसमें से ये माइनस करना है। तो भाई S में हर वो x, y, z पॉइंट है जो क्या कर रहा है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस माइनस दिस, अब इन दोनों में डिफरेंस में एक मजेदार चीज दिख रही है, y वाला टर्म तो दोनों में सेम है। हाँ, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। जी हाँ, चाहे मैं s के लिए जाऊं चाहे मैं t के लिए जाऊं। फिर मेरे बच्चे मुझे एक चीज दिख रही है, यहां भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा, यहां भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा। डिफरेंस निकालेंगे, दे विल गेट कैंसिल आउट, वो भी कैंसिल। यहां सिर्फ लीनियर टर्म माइनस 2x और यहां माइनस 8x, दोनों का डिफरेंस लिखा तो 6x आ गया। यहां माइनस 6z, यहां माइनस ऑफ 14z, दोनों का डिफरेंस लिखा 8z आ गया। कांस्टेंट टर्म की बात करें, 9 + 1 10, यहां 49 + 16 65। तो आपको दिख रहा है कि यहां 10 - 65 से माइनस ऑफ 55 आ गया, और ये उसने दिया है 50 के इक्वल। ओके, तो ये है बात। चलिए जी बच्चे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ जाता है 6x + 8z इज इक्वल्स टू 105। मसला खत्म हो गया सेट S का। अब चलते हैं T के लिए। T में हर वो x, y, z पॉइंट होगा जो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाले को, कि इस बार इसमें से माइनस कर दो। चलिए जी, इस बार इसमें से माइनस करेंगे, कॉमन सेंस है। इसमें से माइनस करा ये तो ये मिला, तो भाई सब इसमें से माइनस करेंगे तो इसका नेगेटिव मिलेगा। यस, तो -6x -8y और इसी तरह से +55, और इस बार भी ये इसको 50 के इक्वल ही रखवा रहा है, तो 50। लीजिए जी मेरे बच्चे, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, ये 6x + 8y इज इक्वल्स टू 5। अब यहां आके आपको एक चीज चमकनी चाहिए, क्या, कि सेट S भी एक प्लेन है और सेट T भी एक प्लेन है। जी हां, दोनों ही प्लेन है। और कैसे प्लेन है भाई, दोनों ही पैरेलल प्लेन है। मजेदार हो गया काम कि ये प्लेन जो है ये S है और ये वाला प्लेन जो है ये T है। यानी
यदि मुझे सेट एस चाहिए तो सेट एस इस प्लेन के हर पॉइंट का कलेक्शन, सेट टी इस प्लेन के हर पॉइंट का कलेक्शन। अब एक एक करके हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन क्या? पहला कहता है देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम सेट एस। भाई मेरे सेट एस तो एक प्लेन है, तो क्या इस प्लेन में कोई 3 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जिनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 1 हो? एक क्या, इनफाइनाइट हाँ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अरे यार सिंपल सी बात है, मेरे पास पूरा प्लेन है, उसमें कोई ट्राइंगल बना नहीं है मैंने जिसका एरिया 1 है, आ गया खत्म गेम। इसका मतलब ये तो सही है बाबू, पहला वाला बिल्कुल सही है, दिमाग ही नहीं लगाना। दूसरा वाला, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। वो कह रहा है कि हमारे इस वाले टी में यानी इस सेट में यानी एक्चुअली इस प्लेन में L और M 2 पॉइंट हैं, ठीक है। फिर कहता है कि L और M को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसका हर पॉइंट टी में होगा। अरे भाई सिंपल सी बात, यदि मेरा प्लेन है टी, इसमें मैंने एक L पॉइंट लिया एक M पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो सारे के सारे लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स भैया इसी प्लेन में रहेंगे ना, टी में रहेंगे ना। यस, क्योंकि L और M दोनों टी में हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी वो टी में है, यानी उसका हर पॉइंट टी पे है। भैया सेकंड भी सही। मजेदार है ना, देखो कितना प्यारा है, डराया कितना खतरनाक था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस निकाल के दो सेट निकाले जो प्लेन आ गए, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या झटके से हो रहे, दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर इसके बाद सी वाला, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, यानी ऐसे रेक्टेंगल्स जिनका पेरीमीटर 48 है, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम सेट एस एंड अदर 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम सेट टी। ओके, अब जरा मजेदार चीज देखें, वो कह रहा है भाई एक प्लेन ये रहा, ऐसे एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन है, दोनों पैरेलल हैं। अब कह रहा है आप 2 पॉइंट इस प्लेन में लो, 2 पॉइंट इस प्लेन में लो, और ऐसा करने से क्या आपको रेक्टेंगल मिल सकता है जिसकी पेरीमीटर 48 हो? चेक कर लेते हैं कैसे। मैं एक काम करता हूं, इस प्लेन को मेरे बच्चे मैंने नाम दे दिया P1, इस प्लेन को नाम दे दिया P2, तो क्या मुझे P1 P2 के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो क्या? एक प्लेन तो ये रहा मेरे लाल P1, एक प्लेन मेरा भाई ये आएगा P2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आप सभी 2 पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला बखूबी जानते हैं, तो निकाल लेते ना यार, क्या दिक्कत है। 105 माइनस 5, जी हां 100 बाय यहां पर क्या 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट 10 आ गया जी, 36 प्लस 64, जी हां 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आपके पास 10 आ गया। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरे लाल ये 10 है। ओ, अब तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे? लो ना यार, रेक्टेंगल बनाना है मुझे। कैसा रेक्टेंगल बनाना है? जिसकी पेरीमीटर 48 हो। मेरे भाई ये 10, ये 10, ओके कितना हो गया जी पेरीमीटर? 10 10 मिलके 20 हो गया, 20 हो गया। कितना बनाना है? 48 28 और लेना है। ले भाई 14 यहां ले ले, 14 यहां ले ले, समझ में आ रहा है ना। हमने 2 पॉइंट ले लिए इस पर जिनका आपस में डिस्टेंस कितना है 14, उनके एग्जैक्ट यहां बिल्कुल ऊपर 2 पॉइंट इसमें ले लिए 14 वाले, ज्वाइन कर दिया, रेक्टेंगल बन गया जिसकी 2 साइड 14 है 2 साइड 10 है, भाई पेरीमीटर 48 आ गया। ओके, सी भी सही है, बिल्कुल बेसिक। कब नहीं आता, बात ये कब नहीं आता, क्या हर केस में आ सकता है? उस केस में नहीं आता जब यहां पर डिस्टेंस जो हम 10 ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी पेरीमीटर 20 से कम हो जाए, पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? ये 2 साइड तो मिनिमम 20 हाँ इनका सम बनना ही बनता है, तो 20 से कम पेरीमीटर पॉसिबल नहीं है, बाकी 20 से ज्यादा तो हर पेरीमीटर। ये आ गया। अगला लास्ट वाला, there is a square of perimeter 48, 2 of whose vertices are from S and other 2 are from T। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है नहीं रेक्टेंगल नहीं, मेरे को तो भाई स्क्वायर चाहिए।
और स्क्वायर चाहिए और मुझे पेरीमीटर जो है 48 चाहिए। क्या मजेदार ट्विस्ट दिया उसने। ये चक्रव्यूह का वो लास्ट किला है जो भेद दिया ना भाई, तो बच के निकल गया। यहां उसने जबरदस्त ट्रैप करने की कोशिश की। यहां आपके दिमाग में आएगा सर ये पॉसिबल नहीं है, काहे कि सर देखो यहां 10 ही है, स्क्वायर बनेगा तो 10 10 10 10 का बनेगा 40 आएगा, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल। यही आएगा ना दिमाग में किसी के आएगा कि सर ये होगा 10 आएगा तो 40, ये तो 48 मांग रहा है, यानी यदि मैं यहां पे 10 लेता, ये 10 होता, ये 10 होता, ये 10 होता तो 40 हुआ था। नहीं लाला, 40 कम से कम स्क्वायर चाहिए। यदि स्क्वायर मुझे बनाना है तो उसकी पेरीमीटर कम से कम 40 चाहिए, 40 से ज्यादा हर पेरीमीटर संभव है। अब आप कहोगे कैसे, ई कैसे होगा, तो लो लाला ई भी होगा, हम चाहेंगे तो काहे नहीं होगा। ले मेरे बेटे, हम यहां पर एक बात आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे ले रहा हूं लाइन, काहे लू ऐसे यार, हम ऐसे नहीं ले सकते क्या, एक पॉइंट ऐसे लिया, एक पॉइंट ऐसे ले लिया मैंने प्लेन में, इंक्लाइन ले लिया। ओ बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये जहां इस प्लेन को कट करी उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दी मैंने ऐसी, और उतनी ही लेंथ की बनाई जितनी लेंथ की है, और ये लेंथ मैंने क्या क्या ले ली मेरे बच्चे, 12 लेंथ का यहां पे मैंने बना लिया, और फिर इससे परपेंडिकुलर चला वापस तो 12 लेंथ का फिर मुझे यहां पर एक पॉइंट मिल गया, और फिर इन दोनों को ज्वाइंट किया तो 12 लेंथ का ये बन गया। अब आप कहोगे ये स्क्वायर, अरे भाई मैं तो परपेंडिकुलर देते हुए चल रहा हूं, ये लाइन बनाई, फिर इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ली मैंने, फिर यहां गए इस पे परपेंडिकुलर खींचा। भाई कुछ ऐसे है, देखो ये प्लेन मैंने ऐसे लिया, जरा गौर से समझना। हाय हाय, ये 10 तो मिनिमम है भाई, ऐसे इंक्लाइंड हो जाए तो 12 हो जाएगा ना। हाँ अब आप सोचो ये एक साइड है मेरे बच्चे, दूसरी साइड मैंने इसी के परपेंडिकुलर यहां ले ली, ओ ऐसे ये दूसरी साइड है, इसके परपेंडिकुलर मैंने यहां ले लिया, बन गया ना, बन जाएगा स्क्वायर। ये ऐसे ये बना, इसके बाद एक लाइन ऐसे जाएगी इस प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर, फिर उसके परपेंडिकुलर यहां आएगा इस प्लेन में, बन गया स्क्वायर 48 वाला। ओ यानी यहां समझो आप कि ये डिस्टेंस तो मिनिमम था, स्क्वायर की मिनिमम साइड लेंथ 10 हो सकती है, 10 से ज्यादा तो जहां जितना बनाया, देखो 10 से थोड़ा बढ़ाया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, हो सकता है, यस कितना चाहे उतना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमें डी वाला ऑप्शन भी सही दिख रहा है। ये ट्रैप किया था इसने यहां पर, इसमें फंसाने की कोशिश की, बहुत बच्चे इसमें गलती करके आए कि सर ई संभव ना हो पाई, वो ये सोचे ही नहीं कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये बनाया हमेशा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था 2024 का ये, और आपको समझ में आया कि चाहे शक्ल कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन हम पेशेंस के साथ चले तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और अगला क्वेश्चन 2023 का वेक्टर 3D के, स्पेशली 3D की बात करूं, जे एडवांस के मैंने अपने करियर में जितने क्वेश्चन एडवांस में देखे हैं, शायद ये मेरे सबसे ज्यादा दिल के करीब है कि यार ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने अपने करियर में एडवांस में देखा है, जो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कैसे इसको करते हैं, 2023 का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। लेट P बी द प्लेन दिस, कि P एक प्लेन है जो ये है, ठीक। फिर उसने एक सेट लिया, देखो बड़ा खेलता है सेट में, और सेट क्या दिया कि सेट में वेक्टर है अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के, और इस वेक्टर की क्या खासियत है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यानी समझ में आ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर की बात करता है। ओ यानी यूनिट वेक्टर का सेट बना हुआ है, क्या दुनिया जहां के सारे यूनिट वेक्टर, नहीं, उसने आगे भी बात लिखी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन P इज 7/2। वो कहता है कि सारे दुनिया जहान के यूनिट वेक्टर नहीं लेने हैं, सिर्फ वही यूनिट वेक्टर लेने हैं जो इस प्लेन से 7/2 यूनिट के डिस्टेंस पर है या नहीं है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लेन है 7/2 प्लेन, इससे देखो भाई साहब हमारी उंगली से जादू हुआ भाई, हम इतने बड़े जादूगर हैं हमें ही नहीं पता था। ये तो बड़ा मजेदार है, आप समझ गए होंगे खेला कौन कर रहा है। जी हाँ,
एक मक्खी हो, एक मच्छर हो, खेला करते थे डिजिटल बोर्ड पे। ये जादू नहीं था, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, हम बात करते बच्चे। तो यहां पे हमारा प्लेन है, इससे 7/2 यूनिट के डिस्टेंस पर ये एक प्लेन और होगा। इस प्लेन में लाई करने वाले यूनिट वेक्टर चाहिए, और वो भी कौन से, जो ऐसे है यूनिट वेक्टर है। अब इससे बड़ा मजेदार चीज निकल के आती है, उससे पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। लेट यू वी डब्ल्यू बी द 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन एस, की एस के 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर हमने यू वी डब्ल्यू ले लिए, और इनकी खासियत ये है। ये क्या बता रहा है अपने आप में, इसको देखिए बच्चे, तो ये अपने आप में क्या बता रहा है कि u का v से डिस्टेंस, v का u, हाँ w से डिस्टेंस, और w का u से डिस्टेंस बराबर है। भाई ये तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस बराबर है इन वेक्टर की। अब ये बाकी सब हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें मेरे बच्चे इसको डिकोड करना है क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अल्फा आई बीटा जे गामा के एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और वो यूनिट वेक्टर है। इसको यदि गौर से देखो तो समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बच्चे स्पेस में स्फीयर है, और उस स्फीयर का सेंटर है ओरिजिन 0,0। अब इस स्फीयर पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो सेट एस में आ जाएगा। नहीं, सेट एस में सारे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले स्पेस के सारे पॉइंट्स की बात की जाए तो वो एक स्फीयर की पेरीमीटर का कलेक्शन है। और उस स्फीयर की खासियत क्या है कि सेंटर ओरिजिन है, रेडियस कितनी है, 1 है। अब क्या दिया हुआ है, जरा एक काम करते हैं, 0,0 जो हमारे स्फीयर का सेंटर है उसका इस प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। तो 0, 0 का इससे डिस्टेंस निकालोगे तो 16 बाय यहां पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 16, यानी 4 आ जाता है, यानी 4 आ जाता है। यानी यहां पर यदि गौर से देखें तो यहां कहीं प्लेन है, कौन सा वाला, जो हमें प्लेन P दिया हुआ, ये। इस प्लेन की क्या खासियत है कि ये हमारे ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद मेरे बच्चे यहां पर अगली चीज क्या चल रही, उसने जो कहा वो देखो कि भाई इन अल्फा बीटा गामा की एक और खासियत है। क्या खासियत है कि वो प्लेन P से 7/2 यूनिट के डिस्टेंस है। तो देखो ओरिजिन के डिस्टेंस 4 यूनिट है, 7/2 यानी 3.5। तो हमें पता है कि यदि मुझे इस प्लेन से स्फीयर के वो पॉइंट चाहिए जो 7/2 के डिस्टेंस पर हो, तो मुझे एक छोटा सा काम करना चाहिए कि मैं यहां पर एक और पैरेलल प्लेन बना देता हूं। इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन जो स्फीयर को कट कर रहा है, और उसकी क्या खासियत है, उसकी हमारे एक्चुअल दिए हुए प्लेन से डिस्टेंस जो है वो 7/2। अब जरा गौर से समझिएगा कि होने वाला क्या है मेरे बच्चे, कि आप एक स्फीयर को, एक गोले को प्लेन से कट कर रहे हैं। और जब एक गोले को प्लेन से कट कर रहे हैं लाला, तो आपको क्रॉस सेक्शन क्या नजर आएगा, एक सर्कल नजर आएगा। एक बॉल को आपने एक चाकू से कट कर दिया, प्लेन से कट कर दिया, तो जो क्रॉस सेक्शन नजर आएगा वो एक सर्कल नजर आएगा। अब ये जो रेड वाला सर्कल है, इस सर्कल की क्या खासियत है, इस सर्कल का पेरीमीटर का हर पॉइंट सेट एस में। क्यों सेट, हमें पता है स्फीयर का हर पॉइंट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, मैं यदि स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लूं अल्फा बीटा गामा, तो उसकी 0,0 से डिस्टेंस यही तो है ना 1। यस, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि स्फीयर का हर पॉइंट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर मैंने क्या किया, स्फीयर के सिर्फ वही पॉइंट पकड़े जो इस दिए हुए प्लेन से 7/2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन ही उसने एस बोला है। हाँ, तो भाई इसका मतलब क्लियर है कि मैंने जैसे ही इसके 7/2 दूरी पर एक और प्लेन बनाया, उसने जो है स्फीयर को कट किया, क्रॉस सेक्शन सर्कल आया, तो सर्कल का हर पॉइंट हमारी इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी सर्कल का पेरीमीटर का हर पॉइंट सेट एस में है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, यहां का खेला खत्म हो गया। हम हमारा सर्कल जो है बना लेते हैं जी, ये ठीक।
अब वो कहता है इस सर्कल पर आपको 3 पॉइंट लेने हैं मेरे लाल, और 3 पॉइंट यूवी डब्ल्यू कैसे लेंगे, कि उनसे बनने वाले ट्राइंगल की बात करें तो वो इक्विलैटरल है। क्यों? u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू, w माइनस यू, सब बराबर है। यानी u का v से डिस्टेंस, v का w से, w का u से डिस्टेंस, सब बराबर है। तो भाई हम एक काम करते हैं ना, इस पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देते हैं। हाँ, इसमें से एक u है, एक v है और एक w है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ये पॉइंट हमने कहां लिए? सेट एस पे लिए। सेट एस हमारा सर्कल है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है उसकी बात अब करते हैं। सारा जो हमने यहां ऊपर पढ़ा था वो अब हमने यहां पे पिक्चर में बना दिया है। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स u v w, देन द वैल्यू ऑफ AT/√3v। वो कहता है u v w जो 3 वेक्टर हैं सेट S के, इनको यदि आप को टर्मिनस एजेस लेके पैरेललोपाइड बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम v है। तो मेरे बच्चे आप सब तो जानते हैं 3 वेक्टर से बनने वाले पैरेललोपाइड का वॉल्यूम तो बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू होगा, यानी हमें अल्टीमेटली बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। अब बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू कैसे निकालें? यूवीडब्ल्यू वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? ना, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होंगे। इस सर्कल पर कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होंगे यूवीडब्ल्यू के, तो हम यूवीडब्ल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उनका बॉक्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, उसको समझिएगा। उसको कैसे समझते हैं बच्चे, कि जरा गौर से देखो, ये जो 3 पॉइंट आपने यहां लिए वो एक्चुअली यदि मैं यहां मार्क करूं मेरे इस वाले पिक्चर पे ऐसे, ठीक है, तो इस पिक्चर पे जब मैं माइनस मार्क कर रहा हूं तो बेटा यह तीनों पॉइंट, और फिर यदि मैं इनको यहां हमारे ओरिजिन से ज्वाइन कर दे रहा हूं तो एक टेट्राहेड्रन बन गया। और मेरे बच्चे यही तो है कि ये u क्या है? u तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन को से ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये ओरिजिन, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये u बन गया, ऐसे ये v बन गया, और ऐसे ये w बन गया। तो आप देखो uvw वाला आपको पैरेललोपाइड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन टेट्राहेड्रन मिल रहा है। ओ, बात तो सही है। और हमें पता है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मिल जाएगा, तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा? लो मेरे बच्चे, इसको मैं OABC नाम दे देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ OABC, ये तो आपको पता है, ये 1/6 बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू होगा। अब बात आएगी सर बॉक्स तो मिल ही नहीं रहा, ये कहां से मिलेगा? भाई इससे हम बॉक्स निकालेंगे। कैसे? कि हम इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो है बिना वेक्टर के, बिना बॉक्स के निकालने वाले हैं। कैसे? किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। यस, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट। मेरे बच्चे यहां पे जरा गौर से देखो, आपको ये हाइट मिल गई, ये कितनी है? अरे मेरे भाई ये तो हाफ है। क्यों? टोटल यहां से यहां तक 4 था, ये 3.57/2 हो गया, तो ये हाफ बचा ना। हाँ, यानी हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन कितनी हो गई? 1/2। अब बेस एरिया ये वाला एरिया, हाँ, उसके लिए यदि सोचो मुझे कैसे भी करके इस वाले ट्रायंगल की रेडियस मिल जाए, सॉरी इस वाले सर्कल का रेडियस मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। हाँ, बात तो सही है। तो रेडियस कैसे निकालें? रेडियस यहां से निकालो। रेडियस अब यहां कैसे निकालोगे मेरे लाल? जरा गौर से देखना भाई, मेरे यहां पे हमारे सर्कल का सेंटर है, इसको यहां से ज्वाइन किया, सर्कल की रेडियस आ गई। यस, और जब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास स्फीयर का रेडियस आएगा, वो 1 है। यस, और ये जो है ये हाइट है हाफ। ओ, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस लग रहा है मेरे भाई। आर कितना आ गया? आर आ गया मेरे पास 1 - 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 - 1/4। देखो आप, ओके, इट मींस इट इज √3/2। यस, आर √3/2। तो मेरे बच्चे ये √3/2 है। अब जरा यदि मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूं तो ये वाली साइड लाइन निकाल लूं। भाई मेरे ये 30 है, ओके, ये 30, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? r cos 30 विच इज इक्वल्स टू r √3/2। ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। देखो आप, r cos 30 बनाना है,
हाँ बिल्कुल r cos 30 बना, तो r√3/2 और r की वैल्यू कितनी है √3/2 रख देते हैं, तो भाई ये कितना आ गया, ये 3/4 आ गया। देखो आप √3/2 रख दिया और ये 3/4 आ गया, तो साइड लेंथ कितनी हो गई, साइड लेंथ मेरे बच्चे 3/2 हो गए, डबल होगी ना, यस। तो फिर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ एबीसी, इसे हम एबीसी तो लिए हैं, क्या आ जाएगा बताओ, √3/4 ए स्क्वायर यानी साइड लेंथ, और साइड लेंथ कितना है 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, ओके इट मींस इट इज 9√3/16। तो भाई मेरे ये क्या आ गया वॉल्यूम, ये आएगा 1/3, बेस एरिया, ये रहा जी बेस एरिया 9√3/16 इंटू हाइट, हाइट कितनी मेरे भाई 1/2, ओके तो ये आ गया। जरा गौर से देखो, ये 6 और ये 6 कैंसिल कर दिए हैं हम, तो हमारे पास बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू, और बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू क्या है वी है, तो हमारे पास क्या आ गया भैया, वी हमारे पास आ गया मेरे लाल 9√3/16, ओके Isn't it? Yes. अब यदि 9√3/16 हमारा ये है, तो यहां देखो इसको गौर से, ये जो वैल्यू आपको निकालनी है ना, ये भी बड़ी मजेदार दी है उसने, ये उसने क्या दिया है 5 × 16v/√3, ओके दिया है ना, यस। तो मेरे बच्चे 16 यहां से देखो 16v/√3 जो है वो किसके इक्वल है 9 के बराबर है, तो ये हो गया 9 × 5 45, तो आर आंसर इज 45। ये जो था इसमें देखो आप कैलकुलेशन, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत गंदी नहीं है, लेकिन जो इसमें ब्यूटी है वो वही है, वो चक्रव्यूह वाली बात, छोटी छोटी चीजें इतनी सारी हैं कि एक जाल बना दिया गया है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो है ये एक स्फीयर पे लाई करने वाले पॉइंट, फिर आपको इस कंडीशन को साथ लेना है तो समझना पड़ेगा इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन बनेगा, उस वो प्लेन स्फीयर को कट करेगा, तो क्रॉस सेक्शन जो सर्कल होगा वो हमारा सेट एस है। फिर उसने आपको सेट एस पे 3 पॉइंट लेके कह दिया कि भाई ये 3 पॉइंट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इन तीनों को यदि को टर्मिनस एजेस ले ले तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम बताओ, लेकिन पैरेलल पाइप ना तो यूवीडब्ल्यू मिलेंगे नहीं क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल, और पैरेलल पाइप भी नहीं बन रहा है यहां पर। इनसे बन क्या रहा है, ज्योमेट्री जब बनाई तो इनसे बना कि एक टेट्राहेड्रन बनता है, ये निकालना था, लेकिन ये निकाला जा सकता है। तो यहां से हमने इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाला। यहां ज्योमेट्री यूज हुई कि पिरामिड का या टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट तो मिल गया, बेस एरिया यहां इस ज्योमेट्री से निकाल, तो इट्स अ ब्यूटी। 3D स्फीयर की इमेजिनेशन, प्लेन की इमेजिनेशन, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम सब है। यानी भाई दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, गुरु द्रोण भी है, गुरु कृपाचार्य भी है, कर्ण भी है, सब खड़े हैं तीर लेकर, लेकिन हम अर्जुन बन के निकले हैं और सबकी यस। आगे तो आप समझदार हैं यार, बहुत तेज हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक और क्वेश्चन 2023 का ही। ये कहता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा तो नहीं है, क्या है देखो 2023 का जो क्वेश्चन ये भी है, ये भी बड़ा, हाँ मैंने कहा ना अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा सा दिया है। जैसा मैंने कहा कि कई बार वो क्वेश्चन ऐसे देंगे बहुत लंबा चौड़ा सा होगा, छोटे छोटे से बहुत सारे काम कराएंगे, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। लेकिन जैसे हम यहाँ इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे दिखेगा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये क्या कहता है बच्चे, लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस R1 दे, L1 ये एक लाइन दे रखी है इसने, L2 ये एक और लाइन दे रखी है। इनको अभी हम यहीं पे डिकोड करते हुए चले। भाई ये लाइन साफ साफ दिख रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, यहां कोई पॉइंट नहीं है 0,0, और इस लाइन की डायरेक्शन का वेक्टर है 1 1 1।
आई जे के। आप सबको पता है लाइन की इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। ये लाइन ए पॉइंट से पास होती है, पी की डायरेक्शन में होती है, आप सबको ये सारी चीजें पता है। तो वही मैंने यहाँ डिकोड किया कि यहाँ पे ए 0 है तो इसका हाँ ओरिजिन से पास हो रही है और ये हमारे लाइन का डायरेक्शन। इस वाली लाइन की बात करें तो इस वाली लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ है 0, 1, -1, क्योंकि आई 0 है, जे और के रिस्पेक्टिवली 1, -1 है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, आई और के है, तो 1, 0, 1 इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, लेट एक्स बी द सेट ऑफ। देखो ये सेट बहुत खेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से यार, थ्री के अंदर सेट बहुत बनवा। आपको एक काम की बात बताएं, थ्री में ही नहीं कई जगह बनवा। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेट की बहुत बात की जा रही है आजकल। इवन इफ और भी बाकी चैप्टर्स को देखेंगे उठा के, तो सेट बनवाने का काम बहुत कर रहे हैं आजकल। पता नहीं कोई एक ऐसा बंदा आ गया जिसको सेट बहुत प्यारा है। जी हाँ, तो चलिए हमें भी उतना ही प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं। लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन्स एच दैट कंटेन द लाइन L1। ओके, यानी वो कहता है एक्स में वो सारे सेट हैं जो इस लाइन को लिए हुए हैं, यानी इस लाइन से सारे प्लेन है, सॉरी वो सारे प्लेन है जो इस लाइन को लिए हुए हैं। इस लाइन से पास होने वाले जो इनफाइनाइट प्लेन यानी एक पूरी फैमिली ऑफ प्लेन है वो एक्स है। लेकिन क्या वही एक्स है पूरा या कुछ और भी खासियत है? जी हाँ, वही कह रहा है। फॉर अ प्लेन एच लेट डी एच डिनोट, फिर खेल दिया उसने वही कन्वेंशन डी एच, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। ध्यान रखना इस बार वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की बात कर रहा है। डीएच सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात करता है बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H। ओके, समझे आप क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा सा यहीं पे रहकर डिकोड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वो कह रहा है कि X एक ऐसे प्लेन्स का सेट है और उन प्लेन्स की क्या खासियत है, इस लाइन L1 से पास हो रहे हैं। ये L1 हैगा और ये L2 हैगा। तो ऑब्वियस सी बात, एक लाइन से तो इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं। ये हमारी लाइन है, इससे ये प्लेन भी पास हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इनफाइनाइट प्लेन्स आ गया। तो पूरी की पूरी एक फैमिली ऑफ प्लेन्स है जिनका एक तरह से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये L1 है। वो सारे के सारे एस में एक्स में है, नाम दिया उसने एक्स। फिर साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि DH जो है वो किसको डिनोट कर रहा है कि इस एक्स प्लेन का, इस एक्स सेट का कोई भी प्लेन ले लिया मैंने H, उस प्लेन का L2 से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो DH बोलता है। ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस जरा गौर से समझिएगा। मेरे X वाले सेट में एक प्लेन H है, लीजिए ये एक H प्लेन, मैंने कोई एक प्लेन लिया। अब लाइन L2 जरा गौर से देखिएगा, L2 ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। L2 यदि देखो इस प्लेन के पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है, तो भाई मेरे L2 जो है वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। और यदि इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो जो वो बोल रहा है कि प्लेन की L2 से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो DH है, तो DH क्या हो जाएगी? 0। हाँ, यानी हर वो लाइन जो प्लेन के पैरेलल नहीं है उसका DH 0 होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो DH यदि मुझे नॉन जीरो चाहिए तो मेरे भाई लाइन L2 को प्लेन H के पैरेलल होना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, इज इट? यस। ओके, इसका मतलब खेला ये है कि ये हमारा यदि H है और यदि हमें डिस्टेंस जो है L2 के साथ नॉन जीरो चाहिए तो भाई ये होना चाहिए। इतना सा कंक्लूड किया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? Let H naught be a plane in X for which DH naught is maximum। वो कहता है DH naught जो है वो DH का मैक्सिमम है। मेरे भाई अभी हम एक ही बात करें, क्या बात करें कि भाई यदि L2 प्लेन के पैरेलल नहीं है तो DH हमेशा 0 होगा, और यदि L2 प्लेन के पैरेलल है तो DH कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू DH की मैक्सिमम वैल्यू होगी। भैया या तो 0 या नॉन जीरो, तो नॉन जीरो ही तो मैक्सिमम होगा ना। ओके, इसका मतलब ये स्पेसिफिक केस जहां पर हमारा इस सेट X का एक प्लेन H इस लाइन L2 के पैरेलल हो जाए, उस प्लेन को उसने H नॉट कह दिया। और उस प्लेन की जो डिस्टेंस है उसको DH नॉट बोल दिया। फिर कहता है
अब ये कहता है मैच द एंट्री इन द कॉलम, शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये H0 की इक्वेशन चाहिए, यानी वो प्लेन जो इस लाइन से पास हो रहा है और हमारी इस लाइन के पैरेलल है, उस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो प्लेन की इक्वेशन लिखने का सबसे जहीन तरीका होता है कोई भी 3 कोप्लानर वेक्टर ले लो और उनका बॉक्स जीरो कर दो। कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे इस प्लेन H0 में क्या है मेरे भाई, L1 लाई कर रहा है। L1 पर एक पॉइंट है 0,0,0। यस, एक वेक्टर है, जी हाँ, कौन सा, 1 1 1। अरे वाह मजेदार, आप तो सब समझदार हैं। और L2 जो है वो एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन क्या है, 1 0 1। मेरे भाई मेरे को 3 वेक्टर मिल गए पैरेलल, मतलब कोप्लानर। कौन कौन से? मैंने इस पे एक पॉइंट px, y, z एज्यूम कर लिया। अब यदि मैं ये OP वेक्टर ले लूं, ये वाला वेक्टर ले लूं और ये वेक्टर ले लूं, तीनों कोप्लानर हो गए, और तीनों कोप्लानर हो गए तो इनका बॉक्स जीरो। ये मुझे प्लेन की इक्वेशन देने वाला है। चलिए जी प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। ये वाला वेक्टर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया x y z, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। यस, फिर ये वाला वेक्टर ये है 1 1 1, ये वाला वेक्टर क्या है 1 0 1। लीजिए इज इक्वल्स टू 0। कोप्लानर थे, तीनों के तीनों वेक्टर जीरो किए, यहां से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। x का कोफिशिएंट आ गया 1 माइनस 0 यानी 1, y का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 0, y खत्म हो गया। z का देखें तो आपको देखो यहां पे माइनस ऑफ z होगा नहीं होगा, इज इक्वल्स टू यहां पे आपके पास 0। अरे वाह, प्लेन तो बड़ा मजेदार आ गया यार, x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, बड़ा प्यारा सा प्लेन आ गया। यस, तो ये H0 वाला प्लेन है हमारा, ठीक है, H0 प्लेन हमारे पास आ गया। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ DH0, यानी इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस, ये तो बता सकते हैं। इस लाइन पर एक पॉइंट हमें पता है, कौन सा है मेरे बच्चे, 0 1 माइनस 1। तो 0 1 माइनस 1 के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 0 1 माइनस 1, तो 0 1 माइनस 1, तो ये आ गया 1/√2। जी हाँ, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को आता है, ये आ गया। फिर यानी इसका मैच DH0 1/√2 ऑप्शन है, जी हाँ 5 है मेरे बच्चे, 5। वैसे तो आप सबको एक और चीज पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें एक ही सॉल्व करने से काम चल जाए। जैसे यहां दिख रहा है PQRS में, यदि हम देखें 2 4 5 1 अलग अलग हैं। यहाँ Q में देखो, यहाँ 2 5, यहाँ 4 4, यहाँ 5 3, यहाँ 1 1। यदि हम Q पे गौर करें, हाँ इस पे P पे गौर करें, 2 5 2 5 दिख रहा है। Q पे गौर करें 4 4 1 1 दिख रहा है। R पे गौर करें 5 3 3 4 दिख रहा है। वैसे तो मुझे R बड़ा मजेदार दिख रहा है, और S तो हमें तो यहाँ लग रहा है कि बहुत देखो एडवांस का क्वेश्चन है, आसान नहीं होगा कि 1 या 2 से आपका काम बन जाए, लेकिन फिर भी चेक कर लेना है, हो सकता है दिन हमारा अच्छा हो, कोई एक ही सॉल्व करना पड़े तो। लेकिन अभी हमें दिख रहा है सब सॉल्व करने। तो P का मैच हमें दिख गया 5, P का मैच 5, तो P का मैच 5 A भी गया जी, और इधर से B भी गया। तो मुझे दिख रहा है C और D में से कोई आंसर आने वाला है, ये तो तय है। अब C और D में से आगे बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। द डिस्टेंस, अब वैसे तो यहाँ पे अब कलाकारी करनी चाहिए कि भाई यहाँ पर Q सॉल्व करते ही मेरा काम बन जाएगा। C और D में तो हाँ Q सॉल्व करते ही काम बन जाएगा, 2 को सॉल्व करते ही काम बन जाएगा, 4 सॉल्व नहीं करने हैं, Q सॉल्व कर देते। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 2, ओहो 0 1 2 का इससे डिस्टेंस निकालना है। अरे यार क्या झंड क्वेश्चन पूछा है, 0 रख दिया, 1 गायब है, -2 मेरे पास आ गया। तो -2 का मॉड डिवाइडेड बाय √2, यानी मेरे भाई √2 आ गया। ओके, काम बन गया ओए जी, काम बन गया। लो जी, दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। पूरे सॉल्व नहीं करने, मैच कराते हुए चलो, शायद हमारा काम ही बन गया। देखो 2 से काम बन गया, आंसर फिक्स हो गया, आंसर तो C हो गया। अब चाहें तो आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। हम क्योंकि भाई आपको दिए हैं पूरा देने का वचन, तो पूरा देंगे सॉल्व करके, ठीक है ना। चलिए
अगला क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एच नॉट, 0,0 का डिस्टेंस निकालना है यार, 0,0 तो इस पे लाई कर रहा है। ओ थर्ड आएगा, तो वो तो दिख भी रहा था, थर्ड आएगा। यस, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड एच नॉट, ये एक प्लेन है, इस प्लेन की एच नॉट के साथ जो इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट की हमें किससे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। तो कर देते हैं मेरे बच्चे, यहां पे ये प्लेन क्या है, ये x इक्वल्स टू जेड ही तो है, तो जब ये कह रहा है x1 तो z भी कितना हो गया 1, और y और z बराबर कह रहा है, तो y और z भी क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 हो गया है। तो तो 1,1,1 की ओरिजिन से डिस्टेंस तो √3 आएगी। यस मेरे बच्चे, फर्स्ट वाला मैच वो तो हमें दिख ही रहा है कि वो आना भी था, ये इसका फर्स्ट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो कितना जबरदस्त चीज थी, इसको यदि आपने लॉजिकली डिकोड कर दिया, लॉजिकली डिकोड कर दिया, तो ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि क्या करवाया है यार, इतना मतलब क्या एडवांस में ऐसे कोई करवाता है, ये लगेगा एकदम से। लेकिन पहले का जो काम है ना, ये समझना, इस लैंग्वेज को समझना, और ये समझना कि H0 वो प्लेन है जो L2 के पैरेलल है, यदि ये समझ लिया, चक्रव्यूह भेद दिया, और जी हां युद्ध जीत लेंगे, कोई हमारा कत्ल नहीं कर पाएगा। तो चलिए जी, 14 क्वेश्चन 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल। पीडी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि एडवांस में क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन वाले कम आते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, लेकिन इतना प्यारा फ्रेमिंग होता है ना, इतनी क्रिएटिविटी होती है कि मजा आ जाता है कई बार। तो जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, इसमें क्या कह रहा है, P1 P2 be two planes given by this, ठीक है, which of the following straight line can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on the P1 and P2। क्या कह रहा है कि ये दो प्लेन है, ये एक टेट्राहेड्रन के दो फेसेस हैं, लीजिए बना लेते हैं, ये लो साहब, लेट दिस इज P1, दिस इज P2, ठीक। फिर कहता है कि यार इनमें से कौन सी लाइन इस टेट्राहेड्रन का एक एज हो सकती है। अब यहां जो है ना गेम है बहुत बढ़िया। लोग जब इस क्वेश्चन को करके आने के बाद मैंने बच्चों से बात की, तो क्या समझ में आया कि बहुत सारे बच्चे एक ही बात बोल रहे, सर कुछ नहीं करना था, इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, वही एज हो सकता है। दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो एज होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एज होगा। लेकिन क्या दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिया है क्या उसने, कि वो एज दिया है क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं दिया भाई। आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, आप कई बहुत सारे लोगों ने किया कि हमने P1 P2 का सर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, हमने सोचा ये होगा, और जब हमने सोचा ये होगा तो हमने निकाल दिया, और निकाला तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया। क्या करें, बट द क्वेश्चन एक और चीज है कि मल्टीपल चॉइस भी है। जी हाँ, यहां जितना मुझे याद आ रहा है शायद 3 ऑप्शन से याद है, ठीक। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एज कैसा होगा, मेरे बच्चे इसको गौर से समझिएगा। एक पॉसिबिलिटी तो जनता जनार्दन मैक्सिमम ने कहा कि सर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चेक किया जा सकता है? हाँ चेक कर सकते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। चेक कैसे कर सकते हैं भाई, मेरी लाइन जो है इन दोनों प्लेन में है, तो दोनों प्लेन के नॉर्मल उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट 0 होगा। प्लेन का नॉर्मल क्या है 10 15 12, मेरी ये लाइन क्या है 0 0 0, तो जब मैं 0 into 10 0 into 15 और 5 into 12 कर रहा हूं तो 0 थोड़ी ना आ रहा है, यानी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ऐसे ही इसका करके देखो, -50 30 36 ये भी नहीं आ रहा, ये भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकती। इस वाले में देखें तो -20 और 75 48, भाई ये भी नहीं हो रही, यानी ये भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकती। इस वाले को देखिए 1 -2 3, तो 1 से आ गया मेरे बच्चे 10, -2 से आ गया 30 और 36, ना भाई एक भी लाइन प्लेन P1 में नहीं है। ओ तो यानी ये तो गेम खत्म हो गया, यहां ये तो नहीं मिलेगी हमें। अब क्या मिल सकती है, अब जरा गौर से देखो, अगली संभावना मेरे बच्चे ये है, ये
ये आइए, ये कैसी संभावना है? ये चारों केस क्या है कि इनमें से, इन चारों में से जो भी लाइन है वो P1 या P2 में से किसी एक प्लेन में लाई कर रही है। P1 या P2 में से किसी एक प्लेन में लाई कर रही है। बिल्कुल, ये तो बात सही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जैसे P1 में लाई कर रही है, जैसे P2 में लाई कर रही है और P1 के पैरेलल नहीं है, P1 को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे। ये वाला P1 में लाई कर रहा है, P2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा ही चल रहा है ना? यस, एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखता है क्या? देखते हैं। जब मेरे बच्चे यहां पे देखता हूं कि मुझे वो लाइन पकड़नी है जो P1 या P2 में से किसी प्लेन में है, तो डेफिनेटली इन लाइन का पॉइंट प्लेन में होगा। इस लाइन पे पॉइंट है 1 1 1। क्या 1 1 1 किसी में है क्या? ना भाई, इसमें तो नहीं है। 1 1 1 इसमें भी नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। तो जरूरी है क्या यही पॉइंट दे आपको? जरूरी है क्या? अरे भाई, जब हम कह रहे हैं कि लाइन हमारी P1 P2 में से किसी एक प्लेन में है तो डेफिनेटली लाइन का पॉइंट तो उस प्लेन में होना चाहिए। तो यहां पे मुझे दिख रहा है 1 1 1। देख लो भाई, नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, नहीं हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसी तरह से यहां पे देखें, यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यानी ये लाइन तो दोनों प्लेन में से किसी में लाई नहीं करती, ये मेरा काम नहीं बना सकती। फिर इसको देखते हैं, 6 0 0, 6 0 0 इस प्लेन में आ गई, आगे नहीं आ गई। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि भाई प्लेन में अभी पॉइंट आया है, लाइन नहीं आई है। अभी तो 6 0 0 पॉइंट आया है, लाइन चेक करना पड़ेगा। कैसे? अब मुझे पता है कि इस लाइन का पॉइंट इस प्लेन में है, तो ये लाइन इस प्लेन में कब होगी? जब ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर। चेक कर लेते हैं, यहां पे -50 +30 +36। ओ ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर अगले वाले में देख ले, 6 0 0, इसमें तो लाइन ही कर रहा है, यानी मेरे काम की नहीं है लाइन। फिर इसकी बात करें, इसकी बात करें बच्चे, तो इसका मतलब यहां पे दिख रहे हैं 0 4 0, 0 4 0 इस प्लेन में है, बिल्कुल है, 0 4 0 है। 0 4 0 यदि आप देखो तो इसमें भी है। ओ, 0 4 0 इस लाइन का जो पॉइंट है वो दोनों प्लेन में है, और हमें पता है ये लाइन तो किसी भी प्लेन में लाइन नहीं कर रही, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि हमारी कोई भी लाइन किसी भी प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि लाइन प्लेन में होती तो उनका डॉट 0 होता। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब 0 4 0, देखो आप यहां सेटिस्फाई भी करा दो। देखो ये क्या आ रहा है, -20 +75 48, नहीं है भैया परपेंडिकुलर। ऐसे यहां पे +4 25 नहीं है। इसका मतलब क्लियर है 0 4 0 दोनों प्लेन में है। यानी ये लाइन कैसी है? ये लाइन, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है हमारी, इस पे ऐसे इंक्लाइंड है, यानी इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का एक पॉइंट इस लाइन पर भी है, यानी एक पॉइंट प्लेन P1 P2 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और इस लाइन पर है। यानी ये तो मेरे काम की कतई नहीं हो सकती भाई, ये तो एज हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट कर रही है यार, और किसी भी प्लेन में नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले की बात कर लेते हैं, 0 4 0 पॉइंट तो फिर वही इन दोनों पे लाई कर रहा है, लेकिन अब यहां देखिए 1 -2 3, 1 -2 3 ना भाई, इस पे नहीं है। 1 -2 3, ये मजेदार है। देखो 1 -2 3 का इसके साथ डॉट करेंगे तो -2 -10 -12 +12। ओके, गेम बन गया। यानी ये वाली लाइन जो है इसका पॉइंट भी हमारे इस लाइन में है, और साथ ही साथ ये लाइन इस प्लेन में भी लाई करती है, यानी ये तो बनेगा। डी तो ऑप्शन है और सी नहीं है, ये भी तय है। अब आई बात ए बी की। अब ए बी कैसे चेक करेंगे मेरे बच्चे? अभी तो हमारा ये वाला एज बाकी है, ये कैसे हो सकता है? इसको समझो तो ये बड़ा मजेदार केस है। ये एक ऐसी लाइन है जो P1 को भी इंटरसेक्ट कर रही है और P2 को भी कर रही है, और अलग अलग पॉइंट पे कर रही है। ना P1 में है ना P2 में है, लेकिन दोनों को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, लाइन प्लेन के पैरेलल ना हो दोनों के।
हमारी ये लाइन यदि दोनों प्लेन के पैरेलल नहीं है तो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी और अलग अलग पॉइंट पे करेगी लाला। हाँ, ये बात तो सही है या नहीं? तो देख लेते हैं क्या हमारी ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो आप भैया, कहा डॉट जीरो होना चाहिए, नहीं आ रहा, नहीं है पैरेलल। इसके पैरेलल है क्या? नहीं, इसके भी नहीं है। दोनों के पैरेलल नहीं है भाई, दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। यस, अब दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है तो दिस कैन बी दिस एज। सेम फॉर दिस वन। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? देख लेते हैं। -50, 30, 36 ना। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? ना। देखो आप 10 + 10 और यहां 12 ना। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी दोनों प्लेन P1 P2 के साथ इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है, दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। बात बन गई। ये भी हो सकता है एज। तो ये ग्रीन वाला एज हो सकता है ए और बी में से कोई एक। ये ब्लू वाले 4 में से कोई एक एज हमारा जो है वो डी वाला हो सकता है। सी वाला हमने समझ लिया कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है। दिस कैन नॉट बी एन एज, ये नहीं हो सकता। यस, तो ये जो क्वेश्चन था इसकी ब्यूटी ही यही थी कि बहुत लॉजिकल, कैसे सोचेंगे। मैक्सिमम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस पिंक वाले केस में फंसे और वो दिया ही नहीं भाई ने हमें। तो ये जो 3D के अंदर इमेजिनेशन है कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हो रहा होगा, ये सोचना पड़ेगा। ये बहुत प्यारा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। और हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इट्स फ्रॉम 2016 कलेक्शन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको दिखाएंगे कि ये भी बड़ा जबरदस्त घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आप चीजें करोगे, समझोगे, उसको एक शक्ल दोगे। 3D में यदि आपने शक्ल दे ली और शक्ल समझ ली तो मजा आ जाएगा। आप जानते ही हैं यार, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सुंदर सा चेहरा सामने होता है तो काम करने का आनंद ही अलग होता है। तो यही है यहां पर कि एक सुंदर सा चेहरा शक्ल दो इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसके पहले समझना बहुत गंदा है, आसान नहीं है। लैंग्वेज ऐसी है कि मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते। कंसिडर अ पिरामिड POPQRS located in the first octet, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, z greater than equals to 0। फर्स्ट ऑक्टेट उसने स्पेसिफाई कर दिया। विद O as origin, OP and OR along the x axis and y axis respectively। यानी OPQRS जो है वो फर्स्ट ऑक्टेट में एक पिरामिड है। ठीक है, और फिर वो कहता है कि उनमें से OP जो है वो x एक्सिस पर है, OR जो है वो z y एक्सिस पर है। The base OPQR of the pyramid is a square with OP is equals to 3। कि भैया बेस जो है वो स्क्वायर है। ठीक, द पॉइंट S is directly above the mid point T। अब ये आगे की चीज हम कहानी देखेंगे, पहले वो जो कह रहा है उसको स्केच कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब उसने मेरे बच्चे ये बोला ये स्क्वायर है। एक्स एक्सिस पर लिया उसने, आपको दिया OP, तो दिस इज OP। और y एक्सिस पे उसने लिया क्या? OR, दिस इज R। OP और ये Q। OP की लेंथ उसने 3 दी है और स्क्वायर दिया है। तो मेरे भाई आप सबको पता है कि ये पॉइंट बन जाएगा 300। एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 030। y एक्सिस है, डेफिनेटली Q XY प्लेन में है तो ये क्या बन जाएगा? 330। और ओरिजिन तो आप सभी को पता है 000। ठीक, अब पिरामिड बना रहे हैं। द पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट T ऑफ द डायगोनल OQ। तो चलिए OQ का डायगोनल चिपकाते हैं। OQ डायगोनल ये इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट T जो है वो OQ का ये T है। ये आप निकाल सकते हैं। T क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? आप सभी जानते हैं कि भैया 3/2 मिड पॉइंट तो आपको निकालना आता है 3/2 0। फिर कहता है कि ये जो पिरामिड का वर्टेक्स है, टॉप है, जिसे उसने क्या बोला है? S, वो एग्जैक्टली T के ऊपर है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है मेरे भाई, T के ऊपर एग्जैक्टली ये हमारा S है और ऐसे ये पिरामिड बन रहा है। ओके,
अब क्या मुझे आप एस के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? एक्चुअली ये फील करना पड़ेगा, ये है यहां कहीं एस है और ऐसे ज्वाइन हो रहा है, एस टी के जस्ट ऊपर है। अब आप देखोगे तो एस का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो टी का है। क्यों? क्योंकि टी से एस आते वक्त आपने एक्स वाई की डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मूव किया, आपने सिर्फ जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया। कितना? जितना उसने कहा है कि टी एस टी है। ओके, इसका मतलब क्लियर है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके होंगे मेरे भाई 3/2, 3/2 और 3। सब कुछ पिक्चराइज कर लिया, सारे पॉइंट्स लिख लिए, और इसके बाद गेम खत्म है भाई, बिल्कुल गेम खत्म। एक एक करके क्वेश्चन करोगे तो सब आसानी से हो जाएगा। द एक्यूट एंगल बिटवीन OQ एंड OS, OQ और OS भाई मेरे, OQ OS के बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू OQ डॉट OS। OQ वेक्टर बताओ, OQ वेक्टर 3i 3j, बिल्कुल, तो लिखिए भाई 3i 3j 0k डॉट किसके साथ? OQ का OS। OS क्या है जी मेरे बच्चे? ये रहा OS। ये कितना हो गया? ये हो गया 3/2, 3/2 3 डिवाइडेड बाय, जी हाँ आपको बोलते हैं इसकी लेंथ 992, आपके पास हाँ कितना आ गया? 3√2 आ गया, 18 है ना, तो 3√2 आ गया। यहां से आपके पास क्या आ गया? यहां से आपके पास ये तो आ जाएगा 3, हाँ 9/4, 9/4 यानी 9/2, 9/2 प्लस 9 यानी 18/2, 27/2, 27/2। तो आपके पास यहां स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया मेरे भाई? 27 यानी 3√3/√2, ये कैंसिल हो गया। डॉट किया तो मेरे पास क्या आया? 3/2 इज 9/2, 3/2 9/2 अपॉन कितना आ गया? 9√2, हाँ √3। लीजिए भाई, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, आपके पास ये 9/2 प्लस 9/2, तो ये आपके पास 1/√3 रह गया। ओके 1/√3 cos थीटा 1/√3, π/3 नहीं होगा भाई, एक गलत हो गया, ये ना, यस ये तो गलत हो गया। फिर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS, कि ट्राइंगल OQS जिस प्लेन में है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है जरा गौर से देखिएगा, उसे हम यहां बना देते हैं। OQS इस वाले ट्राइंगल की बात कर, इस वाले ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जिस प्लेन में है उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, वो कहते हैं। अब इसको आपको 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन लिखनी आती है। 3 पॉइंट यदि x1 y1 x2 y2, x1 y1 z1 x2 y2 z2 है तो प्लेन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ऐसे ही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। जी हाँ, अब तीनों पॉइंट आपके पास हैं 0 0 0 3 3 0 और 3/2 3/2 3। यहां रखो, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाती है x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे आप कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो हम कहेंगे भाई हम हैंगे अर्जुन, हम ना कैलकुलेशन करेंगे, हमें तो दिख रहा है कि x इक्वल्स टू y प्लेन है। अब आप कहोगे कैसे? भाई मेरे आप 3D भूल जाओ, 3D भूल जाओ तो आपको एक चीज समझ में नहीं आती कि लाइन y इज इक्वल्स टू x है, 0 0 वहां 3 3 वाली। ओ हाँ, इस ही पे ही तो हमने प्लेन खड़ा किया है भाई, x इक्वल्स टू y तो बना रहेगा, z बदलेगा बस। जी हाँ, जब हम xy प्लेन में है तो यहां पर x इक्वल्स टू y z 0, और बढ़ाओ z की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो आपका यहां इस पे प्लेन खड़ा हो जाएगा भाई, z बदलेगा लेकिन x इक्वल्स टू y तो बना रहेगा। यानी ये तो देखकर ही समझ में आता है, यस देखकर ही समझ में आता है। अगला, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS। यार ये OQS वाला प्लेन निकाल दिया हमने, अब उस प्लेन की किससे डिस्टेंस निकाल रहा है? P से डिस्टेंस निकाल रहा है, तो P पॉइंट मेरे पास है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P है राजी, P की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, तो x हो गया आपका 3 और अपॉन √2। ओके 3/√2, हाँ जी सी वाला सही हो गया, क्लियर है। अगला वाला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS।
अच्छा, वो कहता है आर एस जो लाइन है उसका आपको किससे डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। यार ये निकाल सकते हैं आर एस का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ठीक है, इसको क्या करते हैं मेरे बच्चे, आर एस की इक्वेशन तो आप लिख सकते हो, कहां से पास हो रही है, ये पॉइंट रहा 030, ये रहा, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकल के आएगी। यदि हम आर एस की इक्वेशन की बात करें तो आप देखो, इस आर एस की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो आर एस जो है उसका इक्वेशन लिखते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू किस पॉइंट से पास हो रही है, 030, तो भाई ये आ जाएगा आपके पास 3j प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन कौन सी है जी, r माइनस एस। तो आप देखो यहां से दिखेगा 3/2 माइनस 0 यानी 3/2। इसको 3/2 भी लिखने की जगह हम 3 लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा 3/2, 3/2 माइनस 3 तो माइनस 3/2, और यहां से 3 माइनस 0 तो आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2, 3 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 6 आ गया, ये आ गया। अब आप देखो हमें क्या करना है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है जी, ये ओरिजिन। तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने m फुट ऑफ नॉर्मल, लैम्डा की फॉर्म में लिख देते हैं। लैम्डा की फॉर्म में ये क्या बन जाएगा मेरे लाल, ये बनेगा 3 लैम्डा, फिर ये बनेगा 3 माइनस 3 लैम्डा, और ये बनेगा 6 लैम्डा। इसका जब मैं इस लाइन की डायरेक्शन के साथ यानी इसके साथ डॉट करूंगा तो 0 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। 3 इंटू 3 लैम्डा, तो ये हो गया जी 9 लैम्डा, माइनस 3 तो आपके पास ये बन गया मेरे बच्चे -9, -9 प्लस 9 लैम्डा, और यहां से आपके पास 36 लैम्डा। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 तो उड़ा दो, तो यहां दिखता है 36 और ये 18, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर 36 18 आपके पास दिख रहा है 54 हो जाएगा, 54 और 9, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1/6 आ गई। आ गया नहीं आ गया, और लैम्डा यदि 1/6 आ गया तो आपके पास क्या होने वाला है, लैम्डा 1/6 आ गया। लैम्डा 1/6 यहां रख दो आप, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा 1/6 रखते ही पॉइंट क्या मिल रहा है मेरे बच्चे, लैम्डा 1/6 रखा तो ये आपके पास आ गया 1/2, 1/6 से ये बन गया 1/2, 3 माइनस 1/2 यानी 5/2, और 1/6 से ये 1 बन गया। एक बार वापस चेक कर लेना, हम डिस्टेंस निकालें तो कितनी आ गई है डिस्टेंस, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5/2 यानी 25/4 प्लस 1 मेरे बच्चे 26/4, 26/4 यानी 13/2 प्लस 1, यही आ गया 15/2। ये आपका ये भी आंसर आ गया। तो ये 3 आंसर क्वेश्चन में। अब देखा ये स्केच बनाया, पॉइंट बड़े आसानी से लिख दिए, उसके बाद कुछ नहीं बचा, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता, छोटी छोटी चीजें। जी हाँ, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर पूरा एक बहुत खतरनाक जाल बना देते हैं, चक्रव्यूह बना देते हैं। लेकिन आप कौन है, आप अर्जुन हैं। जी हाँ, धीरे धीरे बच्चे आपको यहाँ पे इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी चीज जो सीखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन जो हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई नए क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको सब जगह मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये लेके आने का सिर्फ इतना सा है कि आपको ये सिखाने का प्रयास है कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे धीरे धीरे चक्रव्यूह के अंदर जाएंगे और उसको भेद के धीरे धीरे बाहर भी आएंगे, ये सिखाने का प्रयास है। तो जी हाँ, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले एक और लेक्चर में जल्दी ही आपके शर्मा जी आपके सामने आएंगे, आपको चक्रव्यूह भेदना सिखाएंगे और आपको अभिमन्यु से अर्जुन बताएंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, तो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करूंगा, जल्दी ही एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे।